अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम मईशत के हवाले से बात करेंगे जो कि एक बहुत बड़ा इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत सारे सवालात, बहुत बड़ा मसला है। सबसे पहले हम IMF के साथ अपना मुआहिदा होने के हवाले से बड़े पुरुमीद रहे, उसमें ताख़ीर होती रही, मुख्तलिफ मुज़ाकरात के दौर हुए और उसके बाद हमने देखा कि बड़ा अनयूजुअल था कि एक मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया IMF ने, जाकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत से भी मुलाकात की और फिर 3 किश्तों में वो पैसे देने के हवाले से बात हुई। जब ये मुआहिदा हो रहा था तो बज़ाहिर उस वक़्त जो डॉलर है उसका चूँकि उसकी आमद हो रही थी और पाकिस्तान में रुपए की कदर मुस्तहकम थोड़ी-सी होना शुरू हुई। लेकिन अब हम दोबारा देख रहे हैं कि जो डॉलर की उड़ान है, वो हम डॉलर को ऊपर से ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं। फिर उसके साथ-साथ IMF की तरफ से और फिर खुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से बार-बार ये कहना कि बहुत सख्त शराइत है IMF की, बहुत कड़वा घून करके हमने ये मुआहिदा किया है और IMF का ये बार-बार कहना कि पाकिस्तान में भी बहुत सारी इस्लाहात की ज़रूरत है। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि इस वक़्त हम कह लीजिए कि बज़ाहिर डिफ़ॉल्ट से तो बड़ी हद तक बच गए हैं लेकिन सख्त शराइत हैं जिनको पूरा करना है और एक आम आदमी के लिए मुश्किलात में इज़ाफ़ा होना है। कल ही हमने देखा कि बिजली के नरखों में इज़ाफ़ा, पाकिस्तान में सनअती पैदावार पहले ही बुरे तरीके से मुतासिर है। उसके बाद जब बिजली मज़ीद महँगी होगी तो उसके असरात बड़ी हद तक मुरतब होंगे, महँगाई में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा और सनअती पैदावार बड़ी हद तक मुतासिर होगी। एक आम आदमी तो इसको बर्दाश्त करेगा ही करेगा, लेकिन जो सनअत का पहिया है, जो कि पहले ही चलने के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं मुल्क में, वो सनअती पहिया भी उस तरह से हम देखेंगे कि नहीं चल पाएगा या जो ऑलरेडी नहीं चल पा रहा, मज़ीद मुतासिर होगा। ₹4 से ज़्यादा का ये इज़ाफ़ा है। तो ये इस वक़्त की सारी सूरत-ए-हाल है। अगर हम इंटरबैंक में बात करें तो ₹277 पे डॉलर है, ओपन मार्केट में ₹284 पे पहुँचा हुआ है। तो जो रिवर्स गियर लगा था, वो अब सूरत-ए-हाल शायद वैसी नहीं रही। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में ज़रा तफ़सील से हम इस सारे मामले पर बात करें कि एक तो IMF के साथ मुआहिदा होने के बाद क्या फ़वाइद हैं या क्या असरात मईशत पे होंगे और ये जो मज़ीद इस्लाहात की बात करना है या टैक्स नेट को बढ़ाना है या बिजली के नरखों में इज़ाफ़ा है, इससे किस तरह से एक आम आदमी सर्वाइव करेगा जिसका सर्वाइवल ऑलरेडी बड़ी हद तक मुश्किल हुआ है। इस पर बात करने के लिए अपने मेहमानों का तारुफ़ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें जॉइन कर रहे हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक़्त का। मियाँ ज़ाहिद हुसैन साहब, चेयरमैन नेशनल बिज़नेस ग्रुप, हमें प्रोग्राम में जॉइन कर रहे हैं और आमिर ज़फ़र दुरानी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी माहिर माशियात। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, सर बड़े पुरुमीद थे हम, IMF का मुआहिदा हो गया, पहली किस्त आ गई, दोस्त ममालिक ने कुछ पैसे स्टेट बैंक में रखवा दिए। इससे क्या सिर्फ़ ये बज़ाहिर जो डिफ़ॉल्ट का खतरा था उससे हम सिर्फ़ बच पाए हैं या इसका और भी कोई फ़ायदा है, जो हम किसी सूरत में भी देखेंगे क्योंकि बज़ाहिर नज़र उस तरह से नहीं आ रहा? देखिए, डिफ़ॉल्ट का खतरा तो यकीनन जो है अब बहुत कम हो गया है और जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आ रही है, जो फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल सी माइनस से ट्रिपल सी प्लस करी है, यानी मुस्बत की है, अपग्रेड की है। और जितने भी स्टेटमेंट्स डोनर्स एजेंसीज़ दूसरों के भी आए हैं, उसने खैर मकदम किया है, पाकिस्तान की मईशत के लिए IMF के एग्रीमेंट को नागरीज़ करार दिया है और इसको अशद ज़रूरी करार दिया। सवाल ये है कि ये IMF के एग्रीमेंट में अगर इतनी देर नहीं लगती, तो हमारी सिचुएशन इतनी खराब नहीं होती। हम नवंबर 2022 से घसीट रहे हैं, शराइत पे शराइत उनकी पूरी करते जा रहे हैं और उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन नहीं होके दिया, 2 दिन रह गए थे। हमारे 30 जून जो पुराना एग्रीमेंट है स्टैंड बाय जो 6 बिलियन का था वो खत्म होने के लिए। तो उसमें 2-3 चीज़ें सामने आई थी। एक तो ट्रस्ट डेफिसिट था IMF का और हमारी पिछली हुकूमत था जिन्होंने एग्रीमेंट को तोड़ा, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए बिजली की कीमत सॉरी पेट्रोल की कीमत उन्होंने बढ़ाने के बजाय कम की और बिजली की कीमत बढ़ाने के बजाय कम की। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट था, यानी एतमाद का फुकदान था और उसके बाद उसमें हमने ये देखा कि IMF किसी तरह से तैयार नहीं था जब तक
वो उन फंड्स को अकाउंट में न देख ले। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का बड़ा मसला था कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग यानी कर्जों की अदायगियों में जो हमने पेमेंटें करनी थी, उसमें एक तो फ़र्क आ गया था कि आईएमएफ के हिसाब से $6 बिलियन हैं, पाकिस्तान 5 बिलियन कह रहे थे। फिर उसके बाद वो आ नहीं रहे थे, क्योंकि उन ममालिक का भी यही कोशिश थी कि पहले आईएमएफ हो और फिर हम करें। तो चिकन और एग की बात थी, लेकिन अल्लाह ताला का इतना करम है और हम सब लोग हज पे थे, मेरे समेत, मेरे भाई इश्तियाक समेत। हमने गिड़गिड़ा के दुआएँ करी हैं पाकिस्तान के लिए, आईएमएफ के एग्रीमेंट के लिए, डिफ़ॉल्ट अल्लाह ताला हमको ना कराए, बहुत बुरी हालत हो जाती। तो आपने ये देखा कि सऊदी अरब ने $2 अरब ट्रांसफर करे एग्रीमेंट से पहले, यूएई ने $1 अरब करे और आईएमएफ की पहली किस्त जो है 1.2 बिलियन की। तो इस लिहाज से 4.2 बिलियन इज़ाफ़ी फंड जो हैं, वो हमारे स्टेट बैंक के अकाउंट में, हुकूमत के अकाउंट में आ गए। उसके बाद अब वो दरवाजे जो बंद थे, जिसमें एशिया डेवलपमेंट बैंक से $500 मिलियन और वर्ल्ड बैंक से $500 मिलियन, इसके दरवाजे भी खुल गए हैं और ये फंड्स भी आपको मिल जाएँगे। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी हुई है इसके पीछे, जो ज़्यादा उसका प्रचार नहीं हुआ है, वो है कि चाइना ने $2 बिलियन रोल ओवर करा है और जी। 1.3 बिलियन जो है, वो कमर्शियल बैंकों से वो हमको लेके दे रहा है कंसोर्शियम के साथ। तो इस लिहाज से हमारे रिज़र्व्स अगर अल्लाह ने चाहा, तो स्टेट बैंक के रिज़र्व $10 बिलियन स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों के रिज़र्व $10 बिलियन तक हो सकते हैं, जो एक रिस्पेक्टेबल फिगर है, वो तो नहीं। उसके बाद आगे चल के वज़ीर खज़ाना साहब ने 14 बिलियन और 15 बिलियन का अदब बतलाया है कि हमारे हो जाएँगे, अल्लाह करे हों। लेकिन $10 बिलियन का स्टेट बैंक का और कमर्शियल बैंकों ये का ना जो है, वो हो जाएगा। निगरान सेटअप ने आ जाना है, तो ये कंटिन्यूटी क्या बरकरार रहेगी? क्योंकि मौजूदा हुकूमत, मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना ये तो नई मामलात को चला रहे होंगे, तो ये कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी या ये सिलसिला जो डॉलर्स बिलियन ऑफ डॉलर्स का आना है, ये इसी तरह जारी रहेगा? जी, देखिए सबसे खूबसूरत चीज़ ये हुई है, और मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ खूबसूरत, वो इसलिए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आईएमएफ के और आईएमएफ के एमडी का एतमाद बहाल दोबारा कर दिया है। जो ज़ीरो लेवल का एतमाद था, वो अब एक बड़ा कॉर्डियल रिलेशनशिप में तब्दील हो गया है। वो ये कहते हैं हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ क्लोज़र ताल्लुकात रखें। हम च और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि किसी सूरत में जो शराइत हमने एग्री किए हैं, एग्रीमेंट में, उससे इनहराफ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है हेड ऑफ द गवर्नमेंट का, जो आईएमएफ को दिया गया है आज, और उसकी बुनियाद पे आईएमएफ ने भी कहा कि हम फ्यूचर में ज़्यादा क्लोज़ली और ज़्यादा इफेक्टिवली मौसर तरीके से पाकिस्तान के साथ राइट। काम करना चाहते हैं। अ, तो ये आपका आई पॉइंट आ प्लांट गया, मैं हुई है जी, यहाँ सेंस लोगों ऑफ के मसले थे यही पॉइंट और हर चीज़ डेडलॉक हुई हुई थी। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। ये वज़ीर-ए-आज़म के बयान का हवाला अभी बेग साहब ने दिया है और ये आज ही का बयान है और उनका किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर सर सवाल तो ये है कि जब ये हुकूमत चली जाएगी, फिर एक निगरान सेटअप है और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो एक रिवायत रही है 75 सालों में, वो यही रही है कि मईशत को लेकर एक कंटिन्यूटी या हमारी कोई दूररस पॉलिसी होती नहीं है। हर हुकूमत अपने लोगों को सामने लाती है, अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देखती है और ऐसे कॉस्मेटिक्स करती है जिससे वक्ती तौर पर उसको इलेक्शन में फ़ायदा हो सके, जिसका हवाला अभी दिया भी बेग साहब ने कि पॉपुलर हुकूमत ने क्या किया था। तो ये बयान तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इसकी कंटिन्यूटी और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, बात ये है कि ये जो आईएमएफ का मुआहदा हमारी साबका हुकूमत ने तोड़ा, वायलेट किया, बल्कि उसको रिवर्स किया और उसको यानी जो रेट बढ़ाने थे, बढ़ाने की बजाय कम कर दिए और उसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, वो बढ़ गया। इसी तरीके से उन्होंने जो इम्पोर्ट की बेलगाम उसको छोड़ दिया, तो $80 अरब की इम्पोर्ट्स कर ली, जिसके नतीजे में $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। और उसके बाद फिर इस हुकूमत को बड़ी भाग-दौड़ करनी पड़ी। तो आईएमएफ ने जिस तरीके से हमें इस दफ़ा उसमें नील डाउन किया है और जिस तरीके से हमें एक्सरसाइज़ करवाई है और जिस तरीके से ड्रिल कराई है, तो ये एक नाइटमेयर बन गया है हमारे लिए
कि हम जितने भी खुश उम्मीद थे, लेकिन उन्होंने हमें बहुत लकीरें निकलवाई और हमें ये साबित कर दिया कि भाई आपको अब प्रोफेशनली चलना पड़ेगा और इस तरीके से जो आप कह के मुकर जाते हैं, वो मामला तब नहीं चलेंगे। और फिर आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने आखिरी लम्हात में इंटरवीन किया और उनकी कोशिश और काविश से ना सिर्फ ये कि हमें स्टैंड बाय प्रोग्राम मिल गया $3 अरब का, बल्कि अब उनके साथ आईएमएफ के साथ हमारे कॉर्डियल रिलेशनशिप भी बन गए हैं। अब सवाल जो आपने पूछा है कि आया ये प्राइम मिनिस्टर तो अब चले जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा? तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमारे लिए ये एक नाइटमेयर बन गया कि अब हम इसकी खिलाफ-वर्जी नहीं कर सकेंगे। जो भी हुकूमत आएगी, चाहे वो हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट हो, चाहे उसके बाद परमानेंट हुकूमत हो, तो इसमें एक और बड़ा अहम फैक्टर है कि प्राइम मिनिस्टर ने बार-बार कहा है कि इस मुआहदे में आर्मी चीफ ने बड़ा किरदार अदा किया है। मैं समझता हूँ कि हमारी आर्मी जो है जैसे सरहदों की हिफाज़त करती है, तो इस कंटिन्यूटी की इसमें आर्मी भी ज़ामिन है। और हमारे जो सिपह सलार हैं, आसिम मुनीर साहब जनरल, तो उनका इसमें बड़ा किरदार रहा है। तो उनकी ज़ाहिर है कि इसमें बहुत सारी गारंटीज़ होंगी, दोस्त ममालिक को भी होंगी क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है और कंटिन्यूटी में भी उनका एक रोल है। तो एक तो ये है कि आईएमएफ का इटसेल्फ और हमारे दोस्त ममालिक को जो हमने गारंटियाँ दी हैं, तो उनका एक रोल है इसमें, फिर हमारी आर्मी का एक रोल है और फिर ये कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जाते-जाते जो बात कर रहे हैं, तो उसमें भी एक वज़न बहरहाल ज़रूर है। तो ये एक मन हैसल कौम और फिर ये है कि उन्होंने जो इमरान खान साहब से भी जाके मुलाकातें की और पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात की। तो तमाम स्टेक होल्डर से आईएमएफ ने इस चीज़ की गारंटी ली है कि अब जो भी इसमें लोग नए आएँगे या केयरटेकर आएँगे, तो उसमें इस प्रोग्राम से डेविएशन ना हो। तो मैं समझता हूँ कि अब हमें काफ़ी नसीहत मिल गई है और अब जो भी आएगा, तो इस प्रोग्राम से इंशाल्लाह डेविएट नहीं करेगा। दूसरी एक बात ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई डेविएट करता भी है, तो उसकी कितनी कॉस्ट हमने हेवीली कॉस्ट हमने पे की है, ये भी हमारे सबके सामने है। तीसरी बात ये है कि इसमें जो हमारे अपना फ़ायदा है, मिसाल के तौर पे अगर आईएमएफ कहता है कि जी बिजली की कीमत बढ़ाओ या पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ, तो वो कोई ये थोड़ी कहता है कि ये कीमत बढ़ा के मुझे दे दो। वो तो कह रहे हैं कि अपने खज़ाने में लाओ या वो कह रहे हैं कि जी टैक्स बेस बढ़ाओ या अपनी जो कॉर्पोरेशन है, जो लॉस कर रही हैं, कोई 80 के करीब सरकारी इदारे हैं, जो तकरीबन 800 अरब रुपए साल का लॉस करते हैं। तो वो अगर कहते हैं कि इसको प्राइवेटाइज़ करें, तो ये थोड़ी कह रहे हैं कि जी ये पैसे हमें दे दो बेच के। वो पैसे तो हमारे पास ही रहने हैं ना। तो वो तो ये कह रहे हैं कि अपनी चीज़ों को ठीक करो, मालियाती डिसिप्लिन पैदा करो और वो डिसिप्लिन पैदा करने से ज़ाहिर है कि हमारे अपने रिज़र्व्स बेहतर होंगे, हमारी अपनी इम्पोर्ट्स बेहतर होंगी, हमारी अपनी एक्सपोर्ट्स बेहतर होंगी। तो ये सारी जितना भी है हमारा अपना फिस्कल मैनेजमेंट है और हमारी अपना मालियाती डिसिप्लिन है, जिसके लिए राइट। आईएमएफ हमें कह रहा है कि अपने आप को आप ठीक करें। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह एक तरफ हम चूँकि डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा और सेंसिटिव मसला था और डिफ़ॉल्ट से हम बाल-बाल बचे हैं। तो और अब उसके बाद अब आगे जो हमें जाना है लुकिंग फॉरवर्ड, वो अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है और उसमें वही। जो स्ट्रक्चरल चीज़ें ठीक करनी है, अब जिसमें आईएमएफ की कंडीशंस भी हैं। ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, उसमें उन्होंने जो कंडीशंस भी लगाई हैं कि जी अब इन कंडीशंस के तहत, जिस पे उन्होंने बार-बार एम्फसाइज़ भी कर रहे हैं कि इन कंडीशंस को आपने स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना है, इम्प्लीमेंट राइट। करना है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल। इंशाल्लाह अब जो भी हुकूमत आएगी, वो इसी डिसिप्लिन और इसी पाथवे पे आगे बढ़ेगी। सर पॉइंट आ गया। मैं ज़रा दुरानी साहब की जानिब बढ़ूँगा। दुरानी साहब, इस वक़्त बहुत सारी चीज़ें जिनकी तरफ 2 मेरे मेहमानों ने उनका ज़िक्र कर दिया। एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, वो ये कि जो हमारे इदारे खसारे में चल रहे हैं और बोझ बने हुए हैं पाकिस्तान की मईशत पर, इस हवाले से क्यों नहीं कोई सख्ती देखी जाती या इक़दामात नहीं किए जाते, चाहे जो भी हुकूमत अभी ये रही, इससे पहले रही, उससे पहले रही, कि उनका कोई बंदोबस्त किया जाए। फिर कुछ एक मखसूस तबके पर टैक्स नहीं उस तरह से बढ़ाया जाता या कुछ ऐसे बड़े तबकात हैं जिनको टैक्स नेट में नहीं लाया जाता, उस हवाले से भी कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे और जो एक मखसूस तबका, एक आम तासुर ये है कि जो टैक्स पेयर है, अ, उस पर हर तरह का बोझ मज़ीद डाला जा रहा है और वो पिसता जा रहा है। तो जो नहीं है उसको क्यों नहीं टैक्स नेट में लाया जा रहा है और ये जो इदारे खसारे में हैं, इनसे क्यों नहीं हम जान छुड़ाते? जी, शुक्रिया बहुत-बहुत आपका। अगर मेरी आवाज़ आ रही है प्लीज़ बताइए। जी, बिल्कुल आई कैन हियर यू सर। अच्छा जी, ये मिर्ज़ा साहब ने, इफ्तिखार साहब ने बहुत अच्छी बात की, सब मैंने बातें सुनी, लेकिन इससे पहले कि मैं टैक्स और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़ेज़ की बात करूँ,
मैं ये बड़ा आज एक ज़बरदस्त मैंने स्टेटमेंट सुनी है, आईएमएफ हमें एक्सरसाइजें करा रहा है। एक्सरसाइजें उन लोगों को कराई जाती हैं जो खुद मोटे हो जाते हैं। ये तो इख्तियार साहब भी मानेंगे और मेरे दूसरे फाजिल दोस्त भी मानेंगे। तो ये एक्सरसाइज नहीं हमें करा रहे थे, हम खुद मोटे हो गए। मोटे होने के ताल्लुक सीधा-सीधा ये है कि इस वक़्त मईशत पे सबसे ज़्यादा बोझ जो है फिस्कल साइड पे, वो हुकूमत का अपना है। चाहे वो प्रोविंस की, सूबे की हुकूमत हो, चाहे वो हुकूमत हमारी फेडरेशन की हो। ये तो एक चीज़ है जिसे हमें समझ नहीं आ रही। अगर आईएमएफ की शराइत रोज़ इसलिए बदलती हैं कि हुकूमत के खर्चे भी रोज़-रोज़ बदलते हैं। यानी एक हुकूमत जो अभी निकल रही है, आप अर्दोगान की ना पैरवी करिए ना बांटिए जाके लैपटॉप अभी, तो थोड़ी देर रुक जाइए जब तक आपके काम नहीं होता। देखिए, मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ कि हुकूमत ने काफ़ी मेहनत करके आईएमएफ को टेबल पे लाई है, लेकिन आईएमएफ जो है उसको हमने एक बहुत बड़ी कोई चीज़ बना दिया हुआ है। आईएमएफ जो है हमारा, क्योंकि मैं इनके मुंसलिक वर्ल्ड बैंक में 20 साल रहा हूँ, तो फंड का जो प्रोग्राम होता है, अभी आर्टिकल 4 इससे हम बच नहीं सकते जब तक हम बायलैटरल और यूनिवर्सल मल्टीलैटरल सिस्टम है उसके हम बाशिंदे रहेंगे। जब तक चीन कुछ नहीं करता या हम लोग कुछ अपने लिए अपनी खुद दुनिया नहीं बनाते, तो इसमें हमें रहना है, पहली बात। दूसरी बात ये, आईएमएफ जाके अंदर अब आपको ये तो नहीं कहेगा कि जाके अपने जमींदारों से टैक्स लो। जाओ और वो जो गैर हाजिर जमींदार हैं जिन्होंने साके जमीनें दे के बैठे हुए हैं, जिसमें अमीर तरीन तबका है, और जो इन्वेस्टमेंट भी डेड इन्वेस्टमेंट से ला के करता है या पैसा मुल्क से बाहर ले जाता है, इसी तरह हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को आप उठा के देख लें, तो वो आईएमएफ ये नहीं बोलेगा ना। आईएमएफ आपको ये बोलेगा कि जी आपके जो फलाने हैं आपके यहाँ करप्शन बहुत है। ये आईएमएफ आपको सिर्फ ये कहेगा बुक्स बैलेंस कर दो। अब बुक्स बैलेंस में जिस तरह मुंशी बोलता है ना भाई, उस तरह वो बोलेगा आपको। अब वो आप जिस दिन आप पहली दफा गए, आपकी किताबें कुछ और थी, फिर उन्होंने देखा आप और खर्चे करी जा रहे हैं, वो आईएमएफ वापस आके कहेगा लें जी अब उनके पास तो एक ही हर्ब है जो है टैक्स करो। अब टैक्स की मद में कितने लोग पाकिस्तान में आते हैं, वो जो ओरिजिनल जिसको हम कहते हैं अदर देन द रिग्रेसिव टैक्सेशन, अदर देन विद होल्डिंग टैक्स, जो कि बेसिकली फिर एक रिग्रेसिव टैक्स है, तो ये सारों के अलावा तो टैक्स नेट में तो बहुत ही कम लोग हैं। तो वो नतीजा ये निकलता है कि वो लोग जो कि टैक्स नेट में होते हैं उन्हीं के ऊपर सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। यहाँ से आपका दूसरा सवाल होता है कि भाई ये जो हमने टैक्स है इसका हम दायरा वसी क्यों नहीं करते। देखिए, टैक्स का सिर्फ दायरा वसी नहीं करना, टैक्स की सारी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो जिसामत है, उस सारे को ढांचे को हमें बदलने की जरूरत है। वो क्यों? देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सारे मुल्क जो फेडरेशन होते हैं या कॉन्फेडरेशन होते हैं या यूनियन ऑफ स्टेट्स होते हैं जिनमें पाकिस्तान आता है, उनके अंदर जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स होती हैं यानी प्रोविंसेस, वो जो होती हैं वो अपनी टैक्स और अपना जमा करने का, अपना रेवेन्यू जमा करने का और उसके ऊपर अपने तरक्याती काम चलाने का इन्हिसार उनके ऊपर होता है। जो हुकूमत वक्त होती है, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपकी होती है, उसके ऊपर सिर्फ आपके दिफा का, कुछ आपकी रिसर्च टेक्नोलॉजी और कुछ आपकी ये बेसिकली जो सेंट्रल जुडिशरी होती है, इस तरह की चीज़ों के ऊपर उसको टैक्स इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे तो आवे का राइट। आवा ही बिगड़ा हुआ है। नेमर्स अवार्ड जो आपने शुरू किया गोरे के ज़माने से 1931 से, उसी को आप चलाए लाते आ रहे हैं यूनियनिस्ट गवर्नमेंट का आज तक अंडर द गाइज ऑफ एनएफसी। तो ये टैक्सेशन में सिर्फ ये नहीं कि जो आप जिक्र कर रहे थे, मुझे लगा ये आपके सवाल से कि आप वो ज़राई टैक्स की तरफ और इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ज़रूर आना चाहिए, लेकिन उससे पहले पूरे टैक्स का ढांचा, उसका सिस्टम, उसका तरीका कि सिटी लेवल पे, शहरों के लेवल पे, सूबे के लेवल पे, म्यूनसिपैलिटी के लेवल पे, लोकल गवर्नमेंट लेवल पे, ये सारी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। आखिरी चीज़ जो आपका बिल सवाल था, जो हुकूमती इदारे हैं, उसके जी। अंदर अगर आप देखिए, सॉरी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, नहीं प्लीज़ आप कंप्लीट कीजिए, मुझे जी, जी। आप मैं उसी की तरफ जो मैं जी, जवाब जी, चाह मैं रहा था, वो आपके सारे आपका आखिरी आखिरी जो था वो हुकूमत के जो हमारे फाजिल इदारे हैं उसमें पीआईए सर-ए-फ़हरिस्त आता है और 300 कुछ 320 कभी 330 कभी 335, तो ये इसका तखमीना बदलता रहता है और रोज़ हम एक नया इदारा खड़ा कर देते हैं। अभी हमने ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी खड़ी कर दी है। सो ये मतलब पिछली हुकूमत ने और भी बड़ी-बड़ी अथॉरिटियाँ बनी हैं, वो रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बन गई है और ये बन गया। तो ये सारा एक किस्म का ना, ये हम अपने जो है पॉलिटिकल वोट लेने के लिए और लोगों को नौकरियों में समोने के लिए और हुकूमत बड़ी करने के लिए हम कर रहे हैं। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन इदारों को तो बंद करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो एक आपकी बात जो मुझे आपने शायद
पूछी, मैंने आशा आपके शो में बोली थी, बट हर कोई कहता जी इनकी निजकारी की जरूरत है। तो ये मेरे भाई मैं बस ये कहता जाऊँ, और ये इख्तियार साहब मेरे से बेहतर इस पे कमेंट दे सकते हैं कि इनकी निजकारी की जरूरत नहीं, क्योंकि निजकारी के लिए फिर आपने कहना पहले पैसा लाएंगे, इनको पहले फाल बनाएंगे और फिर इन्हें बेचेंगे। भाई अगर ये फाल हो जाते हैं तो फिर इन्हें बेचने की जरूरत क्या पड़ेगी? तो असल काम तो ये है कि इनको जहाँ है वैसे ही है, इनको बंद करो, इनके रियल स्टेट को, एसेट्स को अलग लाओ, किसी एक रीट के अंदर और एक फंड में डालो, जिस तरह टेमसेक ने किया था। इनके सारे लोगों को कि आप जाके घर बैठ जाएं राइट। और हम आपको टेंशन और टॉन्ट देते रहेंगे। और तीसरी चीज ये है कि इदारे बंद कर दें, ताकि हुकूमत में जो सबसे बड़ा जो है मंडी के अंदर इन इदारों की शमूलियत जो है, जिसकी वजह से मंडी खराब हो रही है, वो खत्म हो जाएगी। शुक्रिया जी। ठीक जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। बेग साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बिजली के निर्ख जो इनमें इजाफा है, ये किस तरह से सनत कहाँ रहेगी और एक आम आदमी कैसे इस बोझ को बर्दाश्त करेगा? मतलब हम तो मजीद धंसते जा रहे हैं IMF की शराइत मानते मानते। सनती पैदावार मुतासर, वो पहिया रुक जाएगा, एक्सपोर्ट्स मुतासर पहले ही नहीं है ना होने। तो हम किस तरह से सरवाइव कैसे करेंगे इन लॉन्गर रन, या हम किस तरह से अपने पैरों पर कैसे खड़े होंगे सर? देखें, बिजली के निर्ख क्यों बढ़ रहे हैं? कोई हुकूमत नहीं चाहेगी जाते जाते वो बिजली के निर्ख बढ़ाए और अनपॉपुलर डिसीजन करे और उसका वोट बैंक मुतासिर हो। तो ये बढ़ रहे हैं हमारे सर्कुलर डेट की वजह से। हमारा गर्दिशी कर्जे इतने बढ़ गए हैं कि मैं फिगर आपको बतलाऊं तो वो यकीन नहीं आता। पावर सेक्टर के 2500 अरब रुपए जाहिद सर्कुलर डेट हमारे हो चुके हैं और गैस सेक्टर के 1500 हैं। तो 4000 अरब रुपए, 4 ट्रिलियन जो है वो सर्कुलर डेट है हमारे। और IMF ने बड़ा वाजे कहा है कि इसको खत्म करो, इनकी अदाइयां करो, जिन इदारे को देना है वो आपके पास पैसे नहीं है। और फिर ये सर्कुलर डेट हो क्यों रहा है? ये थेफ्ट है, ये चोरी है, ये रिकवरी में कमी है, लेस रिसीवेबल, ये कुंडा है, और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है, जिसको TND लॉसेस कहते हैं। तो यानी आप दुनिया की चोरियां, दुनिया की इनएफिशिएंसी और इन तमाम खराबियां जो आपने सिस्टम में करी हुई हैं, उसका एक आम आदमी पे सारिफ के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। आज 4 राइट रुपए बेग साहब, 96 रुपए से तकरीबन 5 रुपए का इजाफा किया गया है और के इलेक्ट्रिक ने भी 1.5 रुपए का तकरीबन इजाफा किया गया, वो जुलाई के महीने से है। तो बिजली के निर्ख हमारे इस उनका पॉइंट ले तमाम लूं, मेरे पास वक्त महदूद है बहुत। ये सब आप कैसे देखते हैं और इसके असरात को कैसे देखते हैं आप, बिजली के जो ये निर्ख हैं इनमें इतने इजाफे? जी, मैं मुख्तसरन आपको बता दूं कि देखिए बात यह है कि जब वो ये कहते हैं कि जी आप 5 रुपए बेस रेट का बिजली का बढ़ाएं, तो असल पॉइंट क्या है? वो तो ये कहते हैं कि आप एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म लाएं। वो ये नहीं कहते कि आप इसका रेट बढ़ा दें। वो हम क्या करते हैं कि एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स का मतलब है वो 3000 अरब रुपए का जो सर्कुलर डेट है वो क्यों है? वो ज़ाहिर है कि बिजली चोरी की वजह से है, बिल ना पेमेंट करने की वजह से है, लाइन लॉसेस की वजह से है। तो उस सेक्टर में हम रिफॉर्म्स करने की बजाय हमारे लिए शॉर्टकट जो होता है वो रेट बढ़ाना होता है। इसी तरीके से जब वो कहते हैं कि जी आप रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाएं, तो उससे उनका मकसद होता है कि आप अपना टैक्स बेस बढ़ाएं। हम टैक्स बेस बढ़ाने के बजाय हम उसमें रेट जो है, टैक्स का रेट जो है वो उसमें हम इजाफा कर देते हैं। इसी तरीके से जो प्राइवेटाइज करने के हवाले से वो बात करते हैं, ये कोई 80 के करीब नाकाम इदारे हैं जो कि 800 अरब रुपए साल का लॉस करते हैं। वो ये कहते हैं कि इसकी आप मैनेजमेंट बेहतर करें, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करें। तो वो ये नहीं कहते कि आप इसको क्या करें, यानी वो तो एक बात करते हैं कि भाई इसको आप ठीक करें। जब हमने उसकी गवर्नेंस ठीक करनी है, तो हम क्या करते हैं, उसकी गवर्नेंस ठीक करने के लिए या तो उसको प्राइवेटाइज करें या उसका कोई और फार्मूला बनाएं। उसके बजाय हम उनकी सब्सिडी बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से जब टैक्स बेस की बात होती है, तो हम एग्रीकल्चर पे टैक्स बढ़ाने की बजाय या टैक्स लगाने की बजाय हम क्या करते हैं कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट में लोग हैं उनका हम रेट बढ़ा देते हैं। तो बात यह है कि अभी हम तकरीबन 4000 अरब रुपए का टैक्स कम कलेक्ट करते हैं। अभी हमारा 9400 अरब रुपए का टारगेट है, जो कि होना चाहिए 13000 अरब। लेकिन जाहिर है कि उसके लिए हम जब तक टैक्स बेस ना बढ़ाएं तो हम उस तरफ जा नहीं सकते।
तो आईएमएफ जो है वो मैक्रो लेवल पे बात करता है, तो माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट जो है वो हमने खुद करनी है, मगर हम उसको जिस तरीके से हम कर रहे हैं वो अपने शॉर्टकट हम मारते हैं और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी और खराब होती है। और आईएमएफ ने जो मेन कंडीशन लगाई है वो उसने कहा कि जी आप अपनी फंडामेंटल रिफॉर्म्स करें और क्वार्टरली वो उसको रिव्यू करेंगे। अब उनका जो क्वार्टरली रिव्यू है वो ड्यू होना है नवंबर में। नवंबर में अगर हमने उसको टेस्ट पास किया तो फिर हमें वो फिर अगली ट्रांच मिलेगी और उसके बाद फरवरी। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने ये जो माइलस्टोन सेट किए हुए हैं, तो इसके ऊपर हमें खासी ड्रिल करनी पड़ेगी कि ताकि हम उन चीज़ों को क्वालीफाई करें। और उनको क्वालीफाई करने के लिए अगर हम मौजूदा टैक्स पेयर्स के ऊपर ही टैक्स का लोड बढ़ाते जाएँगे या मौजूदा बिजली के जो सार्फिन हैं, उन्हीं के ऊपर रेट हम बढ़ाते चले जाएँगे, गैस के रेट हम बढ़ाते चले जाएँगे, तो फिर उसकी चोरी भी उसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी और लोगों की एक कैपेसिटी है जो वो उसको मीट आउट नहीं कर पाएँगे। जी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं इंतहाई माज़रत के साथ के दौरान वक़्त महदूद था और मैं दौरानी साहब का इस पर नुक्ता नहीं ले सका। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इसी उम्मीद के साथ कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं मईशत में हम उनको एड्रेस करें, कॉस्मेटिक्स नहीं करें और पाकिस्तान की मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने